आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत नहीं करते हैं, बहुत पढ़ने लिखने में एवरेज होते हैं, फिर भी उनका एग्ज़ाम जब खत्म होता है, रिजल्ट जब उनके सामने होता है, तो वो रिजल्ट उनके मन मुताबिक होता है और काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट जो है वो उनके सामने देखने को मिलता है। वहीं कि एक बच्चा जो 8 घंटे, 10 घंटे, 12-12 घंटे तक का मेहनत कर रहा होता है, सारी तरीके से चीज़ें वो समझ करके सब कुछ करके अपनी तैयारी कर रहा होता है, जब एग्ज़ाम खत्म होता है तो रिजल्ट जो है वो उतना बेहतर नहीं आ पाता है जितना उसने मेहनत करी होती है। तो ये सब कैसे हो पाता है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कॉपी लिखें ताकि एग्ज़ाम जब आपका हो, एग्जामिनर के सामने जब कॉपी जाए तो भाई साहब आपका एक भी नंबर ना कटे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मूलतः हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कुछ पॉइंट्स है जिसको हमने नोट कर रखा है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके अंदर जो है वो हमारा भाई सबसे पहला तो है कि परीक्षा की कॉपी में क्या क्या चीज़ें लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा भाई साहब कि आप लोग का जो OMR सीट है ना, ये जो OMR सीट है उसको कैसे भरना होता है, OMR सीट को कैसे भरना होता है। उसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आपको कलम कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए OMR सीट भरने के लिए, या फिर भाई साहब क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई साहब की कॉपी आप लोगों को कैसे लिखना है, किन किन बातों का ख्याल आपको रखना है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हमारे सामने सामने जो आता है भाई, है ना, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो आता है वो ये आता है कि एक्स्ट्रा टाइम। आपने देखा होगा कई बार आपने पहले भी एग्जाम दे रखा होगा, या फिर आपके भाई बहनों ने, जो बड़े भाई बहन हैं उन्होंने एग्जाम दिया होगा, तो उन्हें पता होगा कि भाई साहब कि आपके एग्जामिनेशन का जो मूल टाइम होता है उससे 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको समय दिया जाता है। तो ये एक्स्ट्रा टाइम किस लिए दिया जाता है? ये एक्स्ट्रा टाइम जो आपको मिलता है वो आपको प्रश्न पढ़ने के लिए मिलता है ना। तो सबसे पहले जो आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें आपको पूरा प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ना है। 15 मिनट बहुत समय होता है, इत्मीनान से आप पूरे प्रश्न को पढ़ सकते हैं, है ना। उसको पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद, है ना, आप ये डिसाइड कर पाते हैं भाई साहब कि आपको पहले किस सवाल का जवाब आपको लिखना है ना। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप डिसीजन करेंगे किस प्रश्न का उत्तर जो है वो सबसे पहले आपको लिखना है। इस बात का उसी क्वेश्चन पढ़ने के दौरान आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला उत्तर आपको कौन सा वाला लिखना होता है। दूसरा पॉइंट आपके सामने आता है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आपने डिसाइड कर लिया भाई साहब कि हाँ ये वाला प्रश्न जो है, जैसे मान लीजिए हमने क्या करा कि हमने पूरा प्रश्न एक से, मान लीजिए कि 10 प्रश्न पहले से, एक से लेकर के 10 प्रश्न हमने पढ़ा, है ना। और 10 प्रश्न में से मुझे लगा कि भाई साहब पहले हमको 8 नंबर सवाल का जवाब जो है वो बहुत बेहतर तरीके से आता है, तो पहला आंसर जो है ना वो 8 नंबर का आप लिखेंगे। क्योंकि देखिए पहले शुरुआती दौर में आप अगर अजीब तरीके से लिख देते हैं, अजीब तरीके से अगर आप लिख देते हैं कि आपका आधा अधूरा आंसर आपको याद है, वो आधा अधूरा आंसर आप उसके अंदर लिख देते हो, तो एग्जामिनर का पहले ही मूड खराब हो जाता है। तो फिर वो इसी बात से डिसाइड करना शुरू कर देता है, अंदाजा लगाने शुरू कर देता है भाई साहब कि आगे आपने कॉपी में क्या लिखा होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि पहले बार उस सवाल का उत्तर लिखे सबसे पहले, जिसका जवाब आपको बेहतर तरीके से आता हो। आपको लगे भाई साहब हम लिखना शुरू करें तो धारा प्रवाह लिख सकते हैं भाई साहब जितने इस प्रश्न के उत्तर की जरूरत है। तो सबसे पहला क्या करेंगे भाई साहब, उस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे जो आपको अच्छे से आता है ना, जो आपको भाई साहब अच्छे से आता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस सवाल का उत्तर लिखेंगे। अगला पॉइंट आपके सामने आता है लिखावट। भाई साहब देखिए, लिखावट का मतलब ये नहीं कि आपका राइटिंग जो है वो बहुत सुंदर होना चाहिए, है ना, बहुत सुंदर होना जरूरी नहीं है। बस आप इतना समझिए कि आपकी लिखावट वैसी होनी चाहिए कि अगर आपने लिखा है और भाई साहब कॉपी चेक करने वाले की नजर उस पर पड़े तो वो अच्छे से पढ़ पाए और समझ पाए कि आपने क्या लिखा है और कैसे लिखा है ना। दूसरा चीज इसके अंदर ये आता है कि जब भी आप लिख रहे हैं कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए, कोशिश करें कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। आंसर लिखने से पहले एक बार दिमाग को प्रिपेयर कर लें कि कहाँ से लिखना शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है ना। तो यहां से आप लिखेंगे, इत्मीनान से लिखेंगे, काट कुट नहीं करेंगे। कहीं भी काट कुट करने से क्या होता है भाई साहब, वो भद्दा दिखने लगता है ना। तो एग्जामिनर को भी लगता है कि भाई साहब बहुत कंफ्यूज बच्चा है, तो भाई साहब नंबर कटने की संभावना हो जाती है ना। एक तो बात ये हो गई। और लिखावट की आपको बताया कि भाई साहब लिखावट ऐसी होनी चाहिए कि भाई साहब सुस्पष्ट पढ़ा जा सके। सुंदर राइटिंग है तो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी है तो भाई ऐसा लिखिए कि कम से कम पढ़ा जा सके और समझ में आ जाए कि क्या लिखा है। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि कभी भी जो है ना, ये लाइन के नीचे नहीं, ये लाइन के ऊपर आपको नहीं लिखना होता है। जैसे हमको लिखना है ना, राम आम खाता है ना, यहाँ पे हमने लिखा राम, यहाँ पे हम इसका कलर एक बार चेंज कर लेते हैं, है ना। कलर हम इसमें से पीला कलर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको पहले मिटा देते हैं यहाँ से, ताकि आपको अच्छी चीजें समझ में आ पाए। जैसे मुझे लिखना है कि राम आम खाता है ना, हमने लिखा राम आम खाता है। तो कभी भी ये लाइन के ऊपर आपको नहीं लिखना है, ये ध्यान रखें कि कभी भी आपको लाइन के नीचे लिखना है। राम जो है ना, राम आम खाता है ना, राम आम खाता है, ये आपको ऐसे लिखना है। ये वाला तरीका जो है वो सही नहीं है, ये वाला तरीका सही है।
हाँ, खास करके जब आप लैंग्वेज पेपर लिख रहे हो, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, तो इस बात का खासा ख्याल रखें कि लाइन के नीचे आप लिखेंगे। ये है ना, यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है इसको, है ना, ये लाइन के नीचे है और ये लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पे हमेशा से ध्यान रखना है कि लाइन के नीचे आपको लिखना है। दूसरी चीज, आपके एग्जाम के अंदर जो है ना, जो कॉपी मिलता है वो ऐसे ही लंबा कॉपी होगा, है ना, और यहाँ पे ऑलरेडी उस पर चौथाई दिया हुआ होता है, तो कॉपी आपको फोल्ड करने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे इस साइड एक छोड़ा होता है, तो यहाँ पे भाई साहब जो कॉपी चेक करते हैं वो नंबर बिठाते हैं यहाँ पे, जैसे आपका 2 नंबर आया तो 2 नंबर यहाँ पे बिठा देंगे, है ना। और ये वाला जो साइड होता है, आपको प्रश्नों की संख्या लिखना होता है कि किस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। दूसरा चीज इसके अंदर ये है कि प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता है ना, केवल आपको आंसर लिखना है। केवल क्या करना है भाई साहब, केवल आपको आंसर लिखना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 से 10 तक का कोई आपने प्रश्न पढ़ा, उसमें से लगा कि भाई साहब मुझे 8 नंबर प्रश्न का उत्तर लिखना है, तो क्या करेंगे भाई साहब, आप सीधे यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा आ जा भाई, हाँ सीधे आप यहाँ पे लिखेंगे 8, है ना, यहाँ पे छोटा सा डॉट लगाएंगे और यहाँ से अपना जो है वो आंसर लिखना प्रारंभ करेंगे, या फिर भाई साहब यहाँ पे 8 लिख करके यहाँ पे आंसर लिख देंगे और ऐसे करके आप यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है भाई साहब कि आप ऊपर लिख ले, दाएं लिख ले, बाएं लिख ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसे भी लिखे, प्रश्नों की संख्या भाई साहब दर्शाना जरूर भूले। ये जरूर नहीं है कि हो सकता है आप 8 के बाद आपको 10 नंबर मन करे भाई साहब कि 10 नंबर हमको याद है तो 10 नंबर लिख लीजिए, मन करे भाई साहब नहीं हमको पहले 10 नंबर लिखना है फिर 6 नंबर लिखना है, तो पहले 10 नंबर लिख लिए फिर 6 नंबर लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक चीज और होता है कि देखिए, कॉपी जो चेक करता है ना, वो चाहता है कि सारा चीज सीक्वेंस वाइज उसको मिल जाए, है ना, क्योंकि बहुत सारा कॉपी चेक करना होता है, तो इधर उलट पुलट करने में उन लोगों को भी थोड़ा सा, वो भी इंसान है, वो भी इरिटेट होते हैं। तो कोशिश कीजिए, जैसे मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन है, आपको पहले 8 नंबर का आया, फिर आपको लगा कि नहीं हम 9 नंबर भी लिख सकते हैं, फिर 10 नंबर भी लिख सकते हैं, तो ऐसे एक सीक्वेंस में अगर आप लिखिएगा तो अच्छी चीज, अगर नहीं भी लिखते तो भी कोई बात नहीं है, वो भी ठीक बात है, उसमें भी आपको नंबर कटने की संभावना नहीं है। लेकिन 1-8% तो आप मान ही सकते हैं कि भाई साहब टीचर कॉपी जो चेक करता है वो इरिटेट हो सकता है ना, तो इस बात का भी ख्याल रखेंगे। काट कूट आपको नहीं करना है। मान लीजिए आपका अगर कोई गलती हो जाए, जैसे मान लीजिए हम राम लिखना है, हम राभ लिख दिए, है ना, तो आप सीधे एक लाइन में काटेंगे, ऐसे 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 रंग के नहीं काटना है, सीधे आप लिखे एक लाइन में काट के बात खत्म कीजिए, आगे बढ़ जाइए। चलिए अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे वो कॉपी के बारे में हम समझा रहे थे, वो वाला चीज है। अगला सवाल देखें, अगला मतलब टॉपिक देखेंगे भाई। अगला टॉपिक क्या है भाई साहब, सटीक उत्तर। देखिए आजकल टीचर के पास उतना टाइम नहीं है कि भाई साहब आप अपना राम कहानी पूरा लिखने लगिए उसके अंदर, टीचर बैठ के उसको चेक करते रहे, ऐसा नहीं होता है। आपको भाई साहब जितना सवाल में पूछा जाए, जितना जरूरी है भाई साहब कि हाँ आपको एक छोटा सा परिभाषा देना है, आपको पूछ ले प्रकाश का परिभाषा आपको लिखना है, तो प्रकाश का परिभाषा ही केवल लिखिए, ना कि प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है, हीरा के अंदर कितना होता है, वो सारा चीज, ये सारी चीजें उसके नियम क्या होते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं चाहिए भाई। केवल आपको लिखना है प्रकाश क्या है, तो उसका सीधे भाई साहब उसका डिफिनेशन लिख दीजिए, उसका परिभाषा लिख दीजिए, बात खत्म, है ना। आप हो सकता है भाई साहब, हो सकता है कि कोई और प्रश्न उसमें एग्जाम्पल की जरूरत पड़ जाए, तो आप उसको एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक आध एग्जाम्पल के साथ परिभाषा को देकर के खत्म कर सकते हैं। अनावश्यक जो है ना, वो प्रश्न के उत्तर को खींचने का प्रयास नहीं कीजिए कि जितना लंबा लिखेंगे, है ना, जितना लंबा लिखेंगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं होता है भाई, है ना। फैक्चुअल चीजें लिखिए। हाँ, हिस्ट्री वगैरह में अगर आप लिखना चाहें भाई साहब तो थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, वो कहानी वाला चीज है, वो उसमें थोड़ा लंबा हो सकता है। लेकिन जहां तक साइंस हो गया, सोशल साइंस में आपका ज्योग्राफी वगैरह हो गया, सिविक्स वगैरह होगा, फैक्ट की चीजें हैं, फैक्ट केवल लिखा कीजिए, वो उतना से आपका अच्छे से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इतना खासा ख्याल रखेंगे कि जितना प्रश्न पूछा जाए उतना ही का उत्तर देना है, बहुत अधिक अपना ज्ञान नहीं बघारना है वहां पे, समझ रहे हैं बात। अगला सुनिए, और देखिए टीचर जो है ना, टीचर तो टीचर ही होता है, उसके पास बहुत नॉलेज होता है ना, तो कोशिश कीजिए भाई, वो बहुत सारी किताबें पढ़ा होता है, बहुत तरह की चीजें उसके दिमाग में चल रही होती है, तो उसको जो है ना टीचर को बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं चाहिए होता है। वो बच्चे का, आप जिस अवस्था में है भाई साहब, पता है कि वो बच्चा कितना सोच सकता है, तो अगर किताबी भाषा उठा करके छाप देंगे तो टीचर को पता चल जाता है कि किताब से लिखा हुआ है ना, किताब से लिखा। ऐसा नहीं है भाई साहब कि किताब से लिखेंगे तो वो गड़बड़ होगा, लेकिन टीचर को पता चल जाता है भाई साहब किताब से लिखा हुआ है, बच्चा समझा नहीं है, ये रटाफिकेशन करके लिख दिया है, आंसर गलत नहीं होगा, पर वो थोड़ा सा भाई साहब टीचर को झिझक होती है, तो आधा एक आधा नंबर वो कटने की संभावना होती है। तो कोशिश कीजिए अपने शब्दों में लिखिए, है ना, जो टीचर लोग आप लोग का लिखाया है क्वेश्चन आंसर, आप उसका आंसर लिख सकते हैं वहां पे, या फिर स्वयं से उस कंसेप्ट को समझ करके आप अपने शब्दों में भी वहां पे उत्तर जो है वो लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगला पॉइंट देखेंगे। देखिए जब लॉन्ग आंसर की बात आती है ना, जैसे 5 मार्क्स वाला में आपको पता होता है कि लॉन्ग आंसर वाला आपको लिखना होता है 5 मार्क्स वाले में, तो देखिए जहां संभव हो ना, जहां जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो पाए कि अपना जो प्रश्न है ना उसका उत्तर पॉइंट में देने का कोशिश कीजिए। उससे क्या होता है कि टीचर अच्छे तरीके से समझ पाता है कि आप क्या कहना चाहते हो,
है ना, और जहां पे जो पॉइंट सही है उसका उसका नंबर जो है ना एग्जैक्टली दे। जैसे 5 नंबर का आपके सामने प्रश्न पूछ दे, है ना, कि भाई साहब मेटल और नॉन मेटल का गुण बता दीजिए हमको, है ना, मेटल और नॉन मेटल का गुण बता दीजिए। तो आप क्या करेंगे भाई साहब, ऐसे डिवाइड करेंगे, इधर लिखेंगे मेटल, है ना, इधर लिख देंगे मेटल और इधर लिख देंगे नॉन मेटल, है ना, नॉन मेटल लिख देंगे। और भाई साहब 5 पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख देंगे, 5 पॉइंट्स इसका और 5 पॉइंट इसका। भाई साहब ये आपका हो गया पॉइंट में उत्तर। बजाय इसके कि एक है लाइन में भाई साहब ये वाला मेटल होता है, ये मेटल का गुण होता है, जबकि ये इसका गुण होता है, अगर अंतर वाला बात दे तो उस हिसाब से भी आप इसमें कर सकते हैं। पॉइंट वाइज कोशिश कीजिए, जहां संभव हो, अगर ना हो भाई साहब उसको लाइन में ही लिखना है ना। परिभाषा में क्या पॉइंट वाइज लिखेंगे, परिभाषा में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अंतर लिखना हो, है ना, गुण लिखना हो, प्रॉपर्टी लिखना हो, कुछ एक्सप्लेन करना हो, तो पॉइंट वाइज दे करके आप लिखेंगे। तो वो भाई साहब वो प्रेजेंट करने का तरीका भी अच्छा होता है, टीचर को भी चेक करने में अच्छा लगता है, वो भी भाई साहब अच्छे से नंबर आपको दे पाते हैं, वो भी इरिटेट नहीं होते हैं। नहीं तो एक ही लाइन में इतना लंबा लिख दिए भाई साहब, है ना, 20 लाइन का लिख दिए हैं, उसी में गोल गोल घुमा घुमा के और जबरदस्ती खींचे गया है भाई साहब क्वेश्चन का आंसर। ऐसा नहीं होता है, जितना जरूरी है उतना ही लिखिए और सटीक लिखिए, पॉइंट में लिखिए। यही जो है वो बेस्ट तरीका है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने का, अच्छे तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करने का टीचर के सामने। अगला पॉइंट देखेंगे, कलम का इस्तेमाल कौन सा करें। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। पहला तो देखिए, एक तो आप लोगों का OMR शीट भरना होता है ना, और दूसरा आप लोगों को भाई साहब सब्जेक्टिव लिखना होता है। तो देखिए OMR शीट भरने के लिए ना, OMR शीट भरने के लिए कलम आता है फ्लेयर का, है ना, वो फ्लेयर स्पेशल भाई साहब OMR शीट का ही, OMR शीट रंगने के लिए ही भाई साहब वो देता है, वो कंपनी बनाती है। तो आप कोशिश करेंगे कि ये वाला फ्लेयर का कलम जो है वो हमको लगता है 10 रुपए में शायद मिलता है, 10 या 15 रुपए में मिलता है। तो इसका या तो आप ब्लू खरीद लीजिएगा, है ना, या तो आप ब्लू खरीद लीजिएगा या फिर भाई साहब आप ब्लैक खरीद लीजिएगा। दोनों में से कोई एक आप खरीद सकते हैं, या तो ब्लू खरीद लीजिए या फिर ब्लैक खरीद लीजिए, है ना, ये काम आप कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप लोग का जो सब्जेक्टिव लिखना होता है, तो उस दिन भाई साहब एग्जाम के दिन नया कलम खरीद करके एग्जाम में नहीं जाइएगा। नया कलम लेकर के जाइएगा, वो चालू नहीं होता है ना, वो शुरू शुरू में बहुत वो जाम चलता है, तो उससे हाथ क्या होता है, जल्दी से थकने लगता है। समझ रहे हैं बात। इसीलिए एग्जाम से पहले 2-4 दिन पहले ही, जैसे एग्जाम में कल जाना है ना, तो भाई साहब 2-3 दिन पहले खरीद के उसको लिख करके थोड़ा सा उसको चालू कर लीजिए, थोड़ा स्पीड उसका बना लीजिए, ताकि जब आप लिखे तो आपकी राइटिंग भी अच्छी बनती है और उससे क्या होता है, आपका हाथ भी जल्दी से नहीं थकता है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। OMR शीट के लिए अलग कलम खरीद लीजिएगा, वो मोटा चलता है ना, वो क्या करता है, वो मोटा चलता है, तो जल्दी OMR शीट उससे भरा जाता है। और दूसरा बात, आप लोग का सब्जेक्टिव लिखने के लिए कोई सा भी कलम आप ले सकते हैं, जो पहले से आपने यूज कर रखा हो, उसको लेकर के जाइएगा, अच्छा रहता है ना। अगला पॉइंट देखेंगे भाई साहब, आपको कितना भी आता है, आपको सारे प्रश्नों का उत्तर आपको आता है, ये भी आप जानते हैं अच्छी तरीके से, है ना, बहुत तरीके से आपको पता है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं 15 मिनट का समय दे करके, तो आपको अंदाजा लग ही जाता है कि कितने सवालों का जवाब आपको आता है। तो देखिए सारे सवालों का जवाब, ये बहुत हद तक संभव है कि आपको सभी सवालों के जवाब आते होंगे, लेकिन इससे ये नहीं हो पाता है कि सारे सवाल आप कैसे लिख पाएंगे। समय आपका निर्धारित होता है, तो आपको बांटना पड़ेगा कि किस समय पे, है ना, कितना टाइम आपको दिया जाना चाहिए, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम आपको देना है, शॉर्ट वाले पे कितना देना है, लॉन्ग वाले पे कितना देना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, नहीं तो आप एक ही प्रश्न पे बहुत अधिक समय बिता देंगे, है ना, बहुत अधिक समय आप एक ही प्रश्न पे बिता देंगे, तो अन्य सवाल जो आपको आता भी है वो भी छूट जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, टाइम का भी ध्यान रखें। जब लिखना प्रारंभ करें तो टीचर से पूछ लीजिए, या फिर घड़ी वगैरह लगा होता है आप देख लीजिए, अलाउ, अगर घड़ी तो वैसे अलाउ है नहीं आपके एग्जामिनेशन में, फिर भी अगर अलाउ हो, अगर लेकर के जा सकते हैं, या फिर आपके टीचर जो वहाँ पे गाइडिंग कर रहे होंगे आप उनसे भी टाइम पूछ सकते हैं। तो ये बीच बीच में टाइम उनसे पूछते रहें, ताकि आपको अंदाजा लगे इस बात का कि कितना समय आपके पास और बच गया और कितना क्वेश्चन लिखना है। तो आप उस पर टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ सारे प्रश्नों का उत्तर जो है वो सटीक तरीके से लिख पाएंगे और आपका एग्जाम जो है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। अब अगला पॉइंट आता है आपका OMR शीट भाई साहब कैसे भरना है। सबसे जरूरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, OMR शीट जो आपको मिलेगा ना भरने के लिए आपके ऑब्जेक्टिव का, उसमें जो है वो ऑलरेडी आपका डिटेल्स फिल रहेगा। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, है ना, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, आपको उसके अंदर और भी जो जरूरी चीजें हैं, जैसे आपका उस पर फोटो वगैरह भी रहता है, और भी जो जरूरी चीजें हैं आपका ऑलरेडी उसके अंदर भरा रहेगा, है ना। इस साल वो चेंज कर दिया है, उसमें आपकी तस्वीर भी लगी होगी आपके उस OMR शीट पे। उसके ऊपर केवल आपको क्या क्या भरना होता है, तो उसके ऊपर केवल आपको क्या भरना होता है, तो उसमें आपको केवल आपका एग्जाम सेंटर भरना होता है ना, एग्जाम सेंटर जो कि आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। और दूसरा चीज क्या होता है, आपका सेट कोड, है ना। सेट कोड का कहने का मतलब क्या है, उस पर देखिएगा ना, पूछता है ना कि कौन सा वाला सेट है, सेट ए है ना। जैसे मान लीजिए वो पूछता है वहां पे कि सेट ए है, लिखा होता है ना, ऐसे देखिएगा, ऐसे घेर करके लिखा होता है सेट ए
या फिर सेट बी या फिर सेट सी या फिर सेट डी, ये वाला उसके ऊपर भरना होता है। और दूसरा भरना होता है क्वेश्चन का क्रमांक, है ना। दूसरा भरना होता है क्या, क्वेश्चन का क्रमांक। आप देखिएगा ना एक बार कोड बना होता है ऐसे, है ना, एक ऐसे बार कोड बना होता है और यहाँ पे आप लोग का ये लिखा होता है, आपका क्रमांक लिखा होता है, उसी को उठा के उसमें भर देना होता है। और दूसरा चीज लिखना, क्या लिखना होता है भाई साहब, एग्जाम सेंटर आपको लिखना होता है, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। तो OMR शीट में इतना चीज आपको भरना है। दूसरी चीज, ये जब गोला आप भर रहे होंगे ना, ये जब गोला आप भर रहे होते हो, है ना, तो आप ध्यान रखना कि गोले से बाहर नहीं जाए किसी भी हाल में। इसीलिए आप करना क्या कि जो आपके पास होता है कलम, जो OMR शीट भरने वाला आपने खरीद रखा है, जो कि मैंने पहले बताया है, तो आप क्या करेंगे कि OMR शीट जो होता है ना, इसको भरना कहां से शुरू करना है, ये बीच से लेकर के बाहर की तरफ नहीं भरना है ना। जैसे मान लीजिए हम इसको ऐसे भर रहे हैं, है ना, ऐसे भरते भरते बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये मान लीजिए गोला ऐसा है ना, अगर आप यहां से भरना शुरू करते हो ऐसे, है ना, ऐसे जब भरना शुरू करोगे तो ये भाई साहब ये बाहर नहीं जाएगा, आप स्पीड बना करके जल्दी से आप इसको भर पाओगे। आपने देखा कितनी जल्दी से हमने भर लिया इसको। वैसे ही कभी भी OMR शीट को अंदर से लेकर के बाहर नहीं जाना है, बाहर से लेकर के अंदर आना है, ताकि वो गोले से बाहर नहीं जाए। और दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए इनकेस अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपने गलत भर दिया है ना, तो उस पर भाई साहब नाखून चलाने की जरूरत नहीं है, ब्लेड चलाने की जरूरत नहीं है, व्हाइटनर लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो गलती हो गया, आप कुछ भी कर लीजिए, वो गलत तो होगा ही होगा, वो सही में नहीं जाता है। वो क्या करता है भाई साहब, उसको स्किप कर देता है, वो एलिमिनेट कर देगा, वो गलत ही मानेगा, है ना। तो फिर दिमाग लगा कर OMR शीट खराब करने का कोई फायदा है नहीं। गलती से भी अगर आपका किसी प्रश्न का उत्तर गड़बड़ हो जाता है ना, गड़बड़ हो जाता है, तो उसको छेड़छाड़ नहीं कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, है ना। उस पर नाखून मत चलाइए, ब्लेड वगैरह नहीं लगाइए। बहुत सारे बच्चे ब्लेड लेके जाते हैं, गड़बड़ हो जाएगा तो उसको उड़ा देंगे, वो काउंट कर लेगा भाई, है ना। छेड़छाड़ उसके अंदर नहीं चलता है। और दूसरी चीज, OMR शीट भरते वक्त भाई साहब ध्यान से, अगर कोई चीज समझ में आपको नहीं आए, टीचर वहां उस काम के लिए होते हैं, आप उनसे बेधड़क भाई साहब बिना किसी संकोच के आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे। ये उनका काम होता है कि बच्चों को OMR शीट भरने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो उनको समझाएं कि कैसे भरना है ना। तो वो लोग समझाते भी हैं। टाइम पे भी ध्यान रखना है कि बहुत अधिक समय नहीं लेना है। और एक चीज और आपको बता देते हैं कि जब आप प्रश्न पढ़ रहे होंगे ना ऑब्जेक्टिव वाला, तब जो प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा होगा, जैसे मान लीजिए पहला सवाल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, सब में भाई साहब ABC उसका ऑप्शन होता है ना, सब होता है उसके अंदर। तो जब पढ़ रहे होंगे तो आपको उसी टाइम पता चल जाता है कि कौन सा वाला आंसर होगा, तो छोटा सा एक डॉट लगा लेंगे, है ना, छोटा सा डॉट, जो आंसर सही है उसका डॉट लगा लेंगे। पढ़ते वक्त की बात कर रहे हैं, भरने की बात नहीं कर रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं उसी टाइम इसे डॉट लगा लेंगे। और दूसरा चीज कि कई बार सेंटर पे ऐसा होता है कि आपके जो प्रश्न पत्र होता है उस पे कुछ नहीं लिखना होता है ना, कुछ भी उस पे नहीं लिखना होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक छोटा सा डॉट बना लेंगे भाई साहब, जो आंसर सही होगा। OMR शीट भरते वक्त दोबारा से आपको क्या भाई साहब, प्रश्न नहीं पढ़ना पड़ेगा, सीधे आप उसका आंसर जो है वो OMR शीट में भर सकते हैं। एक काम तो आप ये कर सकते हो। उसके अलावा क्या कर सकते हो आप, जितना जल्दी जल्दी आप भरने का प्रयास करें उतना जल्दी जल्दी भर सकते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि पहले एक बार जब टाइम स्टार्ट हो जाता है पहले एक बार प्रश्न पढ़ेंगे, फिर दोबारा से प्रश्न पढ़ेंगे, फिर OMR शीट भरेंगे, ऐसा नहीं। जब पहले 15 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें जब पढ़िएगा उसी टाइम टिक मार लीजिएगा और फटाफट से भरना शुरू कर दीजिएगा। जिसका आंसर कंफर्म हो भाई साहब कि हाँ ये होगा, तो भर लीजिए भाई साहब OMR शीट, उसी टाइम भर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हालांकि जो पढ़ने के लिए समय मिलता है प्रश्न पत्र, उसमें प्रश्न पत्र पढ़ लीजिएगा तो अच्छे से भर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अधिक चिंता करने का विषय नहीं। OMR शीट में क्या क्या चीजें ध्यान रखना है, जब आपको भाई साहब समझ ना आए तो टीचर से पूछ लीजिए कि कैसे भरना है। OMR शीट पे क्या क्या चीजें आपको भरनी है, तो आपका सेट कोड भरना है, आपके सेट का क्रमांक भरना है, यानी कि प्रश्न पत्र की संख्या आपको भरनी है, उस पर क्रमांक दिया होता है वो भरना है, और आपका एग्जाम सेंटर भरना है ना। बाकी चीजें जो ऑफिशियल होती हैं वहां पे टीचर लोग आपको समझा देगा, कोई दिक्कत वगैरह होगी तो पूछ लीजिएगा, टीचर वहां पे होते हैं इसी काम के लिए। अगला पॉइंट देखेंगे, रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम का कहने का मतलब क्या कि एग्जाम का जो टाइम आपका निर्धारित किया गया है ना, उससे कम से कम 1 से लेकर के, है ना, 1 से लेकर के भाई साहब 1 से 1.5 घंटे पहले भाई साहब जल्दी से पहुंच जाएंगे, है ना। 1 से 1.5 घंटा पहले आप पहुंच जाएंगे एग्जाम सेंटर पे, ये बहुत जरूरी है। आप कहीं भी रहें 1 से 1.5 घंटा पहले सेंटर पे हर हाल में पहुंच जाएंगे। इंटरमीडिएट वाले बच्चों को, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम छोड़ दिया गया है, 2-2 मिनट लेट पहुंचे हैं, उनको भी एंट्री नहीं दी गई है, पेपर में दिया था, आपने कई बार देखा भी होगा,
है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, 1 से 1.5 घंटा पहले हर हाल में आपको सेंटर पे पहुंचना ही पहुंचना है। अगला पॉइंट देखेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। समय से आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है, समय से पहले पहुंच जाना है। कितना भाई साहब, जो टाइम आपके एग्जाम का निर्धारित है उससे 1 से 1.5 घंटा पहले सेंटर पे हर हाल में पहुंच जाएंगे, है ना। पहले दिन ये काम जरूर कर सकते हैं। उसके अलावा भाई साहब जो अधिक तेज और अनजान बच्चे होते हैं और बहुत पढ़ाकू बच्चे होते हैं, अनजान बच्चों की बात कर रहे हैं, उनसे दूरी बना के रखिए। ये आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो एकदम खराब कर देंगे। वो इतना अधिक बोलते हैं ना, आपको लगेगा, आपको फील करवा देंगे कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, उसने जो पढ़ा है ना उस बच्चे ने वही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ऐसे अनजान, तेज तराक और पढ़ाकू बच्चों से दूर रहना है। दूसरा और तीसरा बात सुनिए, केंद्र पर जाने से पहले जो आपकी आवश्यक चीजें हैं, जैसे आपका एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पेन यानी कि कलम हो गया, आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, कटर हो गया, इत्यादि जो भी जरूरत सामग्री है वो भाई साहब एक दिन पहले ही ठीक करके धर लेंगे। पॉलीथीन वगैरह में जैसे भी आप लेकर के जाना चाहते हैं आप उसको धर लेंगे, और जाने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर करेंगे। तो इतना काम जो है ना आपको करना होता है। अगला आपको देखना है, केंद्र पे जाने से पहले जो आपकी आवश्यक चीजें हैं, जैसे आपको बताया ना, वो सब कुछ भाई साहब एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आज औजार बॉक्स, पेंसिल, रबड़, कटर इत्यादि निश्चित रूप से लेकर के आपको जाना ही जाना है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की हर रोज जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे आपका मैथमेटिक्स वगैरह के दिन आपको पड़ेगा, स्केल उसके अंदर होता है, वो सारा चीज, प्रकाल वगैरह, ये सारी चीजें जो ना, जो छोटी छोटी चीजें जो एग्जाम में आपको जरूरत पड़ती है, किसी से मांगना ना पड़े कि भाई हमको पेंसिल दे दो, ये भाई थोड़ा हमको कलम दे दो, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। कलम वगैरह जो है ना वो कम से कम 3 कलम ले लीजिएगा, 3 को आपको सब्जेक्टिव लिखने के लिए, और 1 और 2 तो नहीं, 1 ही से काम चल जाएगा, 1 OMR शीट भरने के लिए ले लीजिएगा, उतना काम हो जाएगा। आप एग्जाम में जो है ना ब्लू या फिर ब्लैक कलम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू और ब्लैक का, लेकिन बहुत अधिक इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे आपने कुछ लिखा, मान लीजिए कि मैंने ये कुछ आंसर लिखा है और यहाँ पे जो है ना मैंने पॉइंट्स दिया है भाई साहब, है ना, जैसे पॉइंट हमने दे रखा, तो यहाँ पे जो पॉइंट हमने लिखा है इसको ब्लैक से हम लिख के हाईलाइट कर लेंगे, या फिर ब्लैक, ये ब्लू से लिख के ब्लैक से हाईलाइट कर लेंगे, और फिर यहाँ से अपना ब्लू से आंसर लिखेंगे। तो देखिए कलम चेंज करने में भी टाइम कंज्यूम करता है, तो कोशिश कीजिएगा कि एक ही कलम से लिखिएगा और केवल अंडरलाइन कर लीजिएगा जो पॉइंट वगैरह होता है। मल्टीपल कलम्स का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ग्रीन का, है ना, रेड का, इस सब कलमों का इस्तेमाल सर्वथा वर्जित होता है, उसमें इस्तेमाल आपको नहीं करना होता है। तो यही सारी कुछ चीजें थी जो आपको एग्जाम से पहले ध्यान रखने की जरूरत है ना। अगर फिर भी इसके अलावा भी कोई दिक्कत वगैरह होगी तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, हम उस समस्या का निवारण वहां से करने का प्रयास करेंगे, है ना। अगर कोई दिक्कत वगैरह है तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। हालांकि हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश करी है कि जो भी आपके डाउट्स वगैरह है वो हमने क्लियर कर दिया है इसके अंदर, फिर भी वो तो रह जाएगा थोड़ा बहुत, तो आप हमको कमेंट में कर लीजिएगा, हम कमेंट में ही आपके समस्या का निवारण कर देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं रात को 9 बजे अपने धुआंधार और शानदार क्लास के अंदर।